हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावड़ी। हमने हमारी वैल्यू एडिशन की इस सीरीज में लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें अशोक के रॉक एडिक्ट्स के बारे में बात की थी। बट मोस्टली हमने यहाँ पर फोकस किया था कि ये जो रॉक एडिक्ट्स हैं इनकी प्रेजेंट डे लोकेशन क्या है। राइट, हमने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है उसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, उनके बारे में बात की और देखा कि कैसे वहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट का काफ़ी इस्तेमाल है। लेकिन जब हम भारत के भीतर आ जाते हैं तो वहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। मेजर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, पिलर एडिक्ट्स भी मौजूद हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी मौजूद हैं। नाउ द पॉइंट इज, हमने हमारे लास्ट सेशन में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये लगता है, क्योंकि कई जगहों पे लिखा होता है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, तो 14 ऐसी लोकेशंस होंगी जहाँ पर ये रॉक एडिक्ट्स पाए जा रहे हैं। बट एक्चुअल में होता ये है कि एक ही पत्थर के ऊपर 14 मैसेजेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी मेजर रॉक एडिक्ट्स की मार्किंग नज़र आ रही है, कांधार में या फिर मानेसरा में, कलसी में, और इसी तरह से धाउली, जवगाड़ा, येरागुड़ी, सोपाड़ा, गिरनार, सन्नाथी, इन सभी जगहों पे जो रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं, जो पत्थर पाए गए हैं, उनके ऊपर 14 मैसेजेस मिले हैं। और आज के इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम उन्हीं 14 मैसेजेस की जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ये एक रिवीजन के रूप में भी आप देख सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो आपकी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके बहुत से दिमाग के जो चक्षु हैं वो खुलने वाले हैं, क्योंकि हम अशोक के रॉक एडिक्ट्स की कंटेंट को तो समझेंगे ही, पर इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अशोक जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं या फिर उनकी जो फिलॉसफी या आइडियाज हैं वो बुद्धिज्म से थोड़े अलग हैं। इसे भी हम यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स को पढ़ते समय ही समझेंगे। तो एक चीज का आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स आप स्क्रीन पर देखोगे, जो कंटेंट देखोगे, उसको आपको लाइन बाय लाइन रटना नहीं है, हमें बेसिकली उसको समराइज करना है। तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे और उसी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उसको अंडरलाइन कर दिया है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि ये जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं इनमें से किसी में भी राजा अशोक का नाम मेंशन नहीं है। राजा अशोक जो हैं वो यहाँ पर देव नाम पिय पिय दसिन राजेन, यानी बिलवड ऑफ गॉड, यानी कि देवताओं के प्रिय और देखने में प्रिय राजा, इस रूप में उनको रेफर किया गया है। यहाँ पे जो भी आप कंटेंट स्क्रीन पर देखोगे ये बेसिकली उन मेजर रॉक एडिक्ट्स का ट्रांसलेशन है अंग्रेजी भाषा में। तो हम उसी से यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा भी कि ये जितनी भी मैसेजेस यहाँ पे मौजूद हैं, ये सभी मैसेजेस जो हैं वो एक्टिव स्पीच में हैं। ऐसा लगता है मानो राजा अशोक खुद जो है वो हमसे ये सारी बातें कह रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे राजा अशोक इस पहले मैसेज में जानवरों की बात कर रहे हैं कि कैसे इस तरीके के फेस्टिवल्स या सेक्रीफाइसेस जिनमें जानवरों की हत्या की जाती है उसे हमें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरह के फेस्टिवल्स को हमें त्याग देना चाहिए। इवन राजा अशोक ये भी कह रहे हैं कि मुझसे पहले यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो रोज मारे जाते थे करी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, कुकिंग में। लेकिन जब से मैंने यहाँ पे धम्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया है, तब से 3 क्रिएचर्स यानी पिकॉक, डियर और मतलब 2 पिकॉक्स और 1 डियर को मारा जाता है, और मैं ये वादा करता हूँ कि समय के साथ-साथ ये जो जानवर हैं इन्हें भी मारना बंद कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे राजा अशोक क्या बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर जानवरों के प्रति अच्छे ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जानवरों की तरफ वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, उनको नहीं मारना चाहिए। इसी तरह से जो मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मेजर रॉक एडिक्ट है ये हमें अशोक जिस समय रूल कर रहे थे उनके कंटेम्प्ररी कुछ दूसरी किंगडम्स और डायनेस्टीज की जानकारी देता है। यहाँ पे राजा अशोक बताते हैं कि कैसे उन्होंने उन एरियाज तक जहां पर चोलाज रूल कर रहे हैं, पांड्याज रूल कर रहे हैं, सत्यपुत्रास, केरलापुत्रास, तम्रपर्णी, तम्रपर्णी इज अ रिवर, यानी कि हम यहाँ पर डीप साउथ की बात कर रहे हैं, यानी जहाँ पर पांड्याज रूल किया करते थे उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से ग्रीक राजा एंटियोकस का जिक्र भी किया गया है। वो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में, इस पर्टिकुलर मैसेज में, कि जिन जगहों तक ये किंगडम्स रूल कर रहे हैं, मतलब मैंने इतना
इतना दूर दूर तक मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की है एनिमल्स के लिए भी, और इसके साथ साथ ह्यूमंस के लिए भी मैंने यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रकार का मेडिसिनल प्लांट नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर उस मेडिसिनल प्लांट को इम्पोर्ट किया गया है। और मैंने ये सारी फैसिलिटीज कहाँ कहाँ तक प्रोवाइड की है, जहाँ जहाँ तक चोलास, पांड्यास, केरला पुत्रास, ताम्रपर्णी और ग्रीक राजा एंटियोकस का रूल है। तो वो अपने बारे में बेसिकली उन्होंने जो वेलफेयर स्कीम्स शुरू की हैं, बेसिकली वेलफेयर स्टेट का जो उनका काम है, अपना जो उन्होंने अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया उसके बारे में वो इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें कुछ कंटेम्प्रेरी किंगडम्स की भी जानकारी देता है, जैसे डीप साउथ में चोल, चेर, पांड्यास, और वहीं नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में, अफगानिस्तान वाले रीजन में ग्रीक्स का जो रूल था वहाँ पे एंटियोकस नाम के राजा का रूल। इसके बाद ये जो थर्ड इंस्क्रिप्शन है ये और भी बेहतरीन है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा अशोक के पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ ऑफिसर्स की जानकारी मिलती है। ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि कैसे राजा अशोक जो हैं उन्होंने यहाँ पर युक्त, राजुका और प्रदेशिका, इन्हें यहाँ पर कहा है कि तुम हर 5 वर्षों में पूरे किंगडम में इंस्पेक्शन टूर करोगे, और इंस्पेक्शन टूर करने के साथ साथ ये देखोगे कि सब मेरे धम्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब अशोक के हिसाब से धम्म क्या है? माता पिता की इज्जत करना, दोस्तों के प्रति जेनरस होना, रिलेटिव्स के प्रति जेनरस होना, ब्राह्मण एस्थेटिक्स जो है उनकी तरफ अच्छा व्यवहार, और किसी भी लिविंग बीइंग जो है उसको न मारना। तो ये अशोक का धम्म है। तो युक्ता, राजुक और प्रदेशिका जो है इनको क्या करना है, इनको हर 5 वर्षों में यहाँ पे इंस्पेक्शन करना है। अब जब आप मौर्यन पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो तो वहां पर भी आप युक्त, राजुक और प्रदेशिका के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली मौर्यन एम्पायर जो है वो प्रोविंसीज में बटा हुआ था, और प्रोविंसीज जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उनको प्रदेश कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है वो प्रदेशिका कहलाता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है इसके पास दो और ऑफिसर्स होते हैं जो कि उसको असिस्ट करने का काम करते हैं, युक्त और राजुक। राजुक का काम ये होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा जाके लोगों की जमीन जो है उसको मेजर करे, और युक्त का काम होता है कि राजुक ने यहाँ पर किसानों की जो भी जमीनों का मेजरमेंट किया है उस मेजरमेंट के बेस पर टैक्स कलेक्ट करें। तो इवन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऑफिसर्स काफी एक्टिव थे, पर अशोक के समय में ऐसा लग रहा है मानो इन ऑफिसर्स को एक एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है इंस्पेक्शन टूर की। उसके बाद आपका फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट आता है, और इसमें मोस्टली आप देखेंगे कि चीजें जो है वो काफी रिपीट हो रही हैं। वही लिविंग बीइंग्स को नहीं मारना चाहिए, और अपने रिलेटिव्स के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, इम्प्रॉपर बिहेवियर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इस फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, और वो है बेसिकली साउंड ऑफ धम्मा। क्योंकि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो मैं आपको यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, यानी जो पाली भाषा है उसका शब्द बताऊंगी इसके लिए, और वो है धम्म घोष। बेसिकली अशोक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हर तरफ धम्म की घोषणा करनी है, धम्म घोषणा, धम्म घोष। उनका कहना है कि जब भी एक व्यक्ति युद्ध लड़ने जाता है, देखो साउंड ऑफ ड्रम, जब भी एक राजा युद्ध लड़ने जाता है तो उसकी अनाउंसमेंट होती है। उसकी अनाउंसमेंट कैसे होती है? जोर जोर से ड्रम्स बजा के। और ये जो जोर जोर से ड्रम्स बजाना होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेरी घोष। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बेरी घोष जो है उसको हमें धम्म घोष, धम्म की घोषणा से चेंज करना है। यानी हमें हर तरफ धम्म का बिगुल बजाना है, ना कि यहाँ पे युद्ध शुरू हो रहा है उसकी अनाउंसमेंट करनी है। क्योंकि राजा अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद आप देखते हैं कि युद्ध त्याग देते हैं। ही वॉज अ रूलर हु गेव अप वॉर। ये कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने जो अंडरलाइन किए सिर्फ वही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजा अशोक जो हैं वो ये चाहते हैं कि इवन उनके बाद आने वाले जो उनके सक्सेसर्स हों, उनके सन्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन हों, वो भी यहाँ पर धम्म का प्रमोशन जो है वो करते रहें, धम्म को प्रमोट करते रहें, उसको वो कंटिन्यू करें। और वो खुश होंगे अगर उनके आगे जो डिसेंडेंट्स होंगे वो ऐसे अपने फादर की तरह, अपने ग्रैंडफादर की तरह यानी अशोक की तरह अगर धम्म का प्रचार करते हैं तो। फिर आता है मेजर रॉकेडिक नंबर 5,
और यहाँ पर भी वो यही बात कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए। अगर मेरे बेटे, मेरे ग्रैंडसन, मेरे डिसेंडेंट्स जो हैं, वो भी मेरी तरह चलते हैं, तो वो भी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे काम करेंगे। अब इस पर्ट इन इन इंस्क्रिप्शंस की जो लैंग्वेज है, उसके उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी क्योंकि देयर इज़ अ वेरी डीप एनालिसिस कनेक्टेड टू दिस। बट इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में धम्म महात्मास का ज़िक्र किया गया है। राजा अशोक का कहना है कि पहले धम्म महात्मास नहीं होते थे, लेकिन जब मुझे राजगद्दी पर बैठ के 13 वर्ष हो गए, तो मैंने यहाँ पर धम्म महात्मास को अपॉइंट किया। ये जो धम्म महात्मास होते हैं, ये क्या करते हैं? ये धम्म महात्मास बेसिकली जगह-जगह जाके धम्म जो है उसको स्प्रेड करने का काम करते हैं। और ये धम्म महात्मास हर जगह फैले हुए हैं। ये धम्म महात्मास ग्रीक्स जहाँ पे रह रहे हैं, कंबोज जो है, गांधार्स जो हैं, राष्ट्रिकास, पतिनिकास, यहाँ के एरिया के जो लोग हैं, उनके बीच में भी मैंने धम्म महात्मास छोड़े हुए हैं। इवन सोल्जर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, इनके बीच में भी धम्म महात्मास जो हैं वो मौजूद हैं। ये धम्म महात्मास जो हैं सबका भला करने की कोशिश करते हैं। धम्म महात्मास जो हैं वो धम्म को स्प्रेड करने का काम करते हैं। इवन यहाँ पे धम्म महात्मास जो हैं वो प्रिजनर्स के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भी काम करते हैं कि अगर कोई प्रिजनर है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूढ़ा हो चुका है या फिर जिसको परिवार के सपोर्ट की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से धम्म महात्मास प्रिजनर्स जो हैं उनकी सज़ा को कम कराने की भी कोशिश करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से कुछ हद तक ये तो अंदाज़ा लग रहा है कि राजा अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पूरे किंगडम में किसी को पनिशमेंट या किसी को जेल होती ही नहीं थी। ऑब्वियसली यहाँ पर पनिशमेंट वगैरह का पूरा सिस्टम एज इट इज बरकरार था। ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि राजा अशोक अपनी प्रजा से कह रहे हैं कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी क्वींस के साथ हूँ, चाहे मैं यहाँ पर रथ पर सवार होके कहीं जा रहा हूँ, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं सीधा मेरे पास आके आप सब मुझे बताएँगे, ऐसा वो कहते हैं। और उनका कहना है कि लोगों के हित में ही अपना हित होता है, तो मैं यहाँ पर लोगों के वेलफेयर के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा, उनकी खुशी के लिए। इसी के साथ-साथ ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन नंबर 7, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजा अशोक जो है उनका मानना है कि यहाँ मेरे किंगडम में बहुत सारे रिलीजन्स हैं और बहुत सारे लोग अलग-अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। सबके अपने रिलीजन, सबके अपने डिज़ायर्स हैं, सबके अपने पैशंस हैं और मैं ये चाहूँगा कि हर कोई अपने डिज़ायर, पैशन और रिलीजन जो है उसको फॉलो करे। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा इंस्क्रिप्शन आता है वो है इंस्क्रिप्शन नंबर 8। यहाँ पे अशोक अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे अशोक जो है वो धम्म टूर करते हैं। मतलब वो राजुक, युक्ता, प्रदेशिका इनको तो भेजते ही हैं इंस्पेक्शन टूर्स के लिए, धम्म महात्मास को धम्म स्प्रेड करने के लिए भेजते हैं। बट इसी के साथ-साथ वो खुद भी टूर पर जाते हैं, खुद भी यहाँ पर धम्म टूर करते हैं और जब वो टूर पर जाते हैं तो वो क्या-क्या चीज़ें करते हैं? वो ब्राह्मण्स हैं या फिर तपस्वी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पर ओल्ड हैं, एजेड लोग जो हैं, उनको यहाँ पर तोहफ़े वग़ैरह देने का काम करते हैं। गाँव में रहने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं। धम्म जो है उसके बारे में लोगों के साथ डिबेट डिस्कशन करते हैं। तो ये मोस्टली काम है, तरीका है, जिसके थ्रू राजा अशोक धम्म टूर्स करते हैं। फिर आता है हमारा इंस्क्रिप्शन नंबर 9। इंस्क्रिप्शन नंबर 9 वही चीज़ों को रिपीट कर रहा है बेसिकली अगेन यहाँ पे धम्म जो है उसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। नाउ लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि धम्म जो वर्ड है ये पाली शब्द है। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो धर्म होगा ये। तो अशोक का धर्म जो है वो मॉरल वैल्यूज पर आधारित है। पीछे भी हमने देखा कि अशोक जब धर्म को या धम्म को डिफाइन कर रहे थे वो कह रहे थे अपने पेरेंट्स की, माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, अपने दोस्तों के प्रति जेनरस रहिए। अब ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन थोड़ा और डिटेल्स ऐड कर रहा है जिसमें राजा अशोक कह रहे हैं कि धम्म क्या है, प्रॉपर बिहेवियर, इवन अपने सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज की तरफ प्रॉपर बिहेवियर, अपने गुरु जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं
उनको यहाँ पर एक तरीके से उनके ऊपर अटैक ना करना, एसेटिक्स जो होते हैं यानी तपस्वी जो होते हैं उनके प्रति दानवीर रहना, ब्राह्मण्स के प्रति दानवीर रहना, जेनरस नेचर, ये सब धम्म यानी कि धर्म का पार्ट है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम 9th इंस्क्रिप्शन तक पहुंच गए हैं। अगर आप इसे लाइन बाय लाइन भी रीड करोगे तो आपको कहीं पर भी बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध जो है उनका जिक्र नहीं देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका इंस्क्रिप्शन नंबर 10। इस इंस्क्रिप्शन में ऐसा लगता है मानो अगेन राजा अशोक अपने ही बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे मुझे यहाँ पे ग्लोरी, फेम ये सब नहीं चाहिए। मेरे लिए जो ग्लोरी है, मेरे लिए जो फेम है, वो क्या है? वो है लोगों का वेलफेयर। तो बेसिकली राजा अशोक एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपका 11th इंस्क्रिप्शन आता है और यहाँ पर भी अगेन वो धम्म को ही डिफाइन कर रहे हैं एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिपीट हो रही है एज यू कैन सी। बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिपीट करना 11th मैसेज में इम्फसाइज करना हुआ। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए फर्स्ट इंस्क्रिप्शन से मैसेज को रीड करना शुरू करता है और वो 11th मैसेज पर आ जाता है, तो 11th मैसेज पे फिर से वो धम्म जो है उसके बारे में बता रहे हैं दैट इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रॉपर बिहेवियर टुवर्ड्स सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज, रिस्पेक्ट अपने माता पिता की, अपने फ्रेंड्स, कंपेनियन, रिलेशंस, रिलेटिव्स बेसिकली ब्राह्मण्स, एसेटिक, उनके प्रति जेनरस रहना और किसी भी लिविंग बीइंग को ना मारना। तो बेसिकली वो धम्म जो है उसको इम्फसाइज कर रहे हैं एक बार वापस से आइटरेट करके। तो रीआइट्रेशन जो है उनके इंस्क्रिप्शंस में काफी बार हुआ है धम्म का, कि धम्म आखिर क्या है और कैसे फॉलो करना चाहिए। उसके बाद काफी इम्पोर्टेंट हमारा इंस्क्रिप्शन आता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एंड इट इज इंस्क्रिप्शन नंबर 12। इस इंस्क्रिप्शन की खास बात यह है कि यहाँ पे राजा अशोक का जो मैसेज है वो बताता है कि राजा अशोक जो है वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे। वो यहाँ पर क्लियरली कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो सिर्फ अपने रिलीजन को ग्लोरीफाई करता है और अपने रिलीजन को ग्लोरीफाई करने के लिए वो दूसरे का, किसी दूसरे का जो रिलीजन है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है या फिर उसको गलत बताता है, तो वो अपना ही बुरा कर रहा है, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो अपना ही बुरा कर रहा है और वो अपने ही रिलीजन को हार्म कर रहा है और किसी के रिलीजन को नहीं। तो मैं चाहूंगा कि सब अपना अपना रिलीजन फॉलो करें और दूसरे के रिलीजन की तरफ रिस्पेक्ट भी रखें, ऐसा वो इस इंस्क्रिप्शन में बताते हैं। इसी के बाद आपका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन दैट इज इंस्क्रिप्शन नंबर 13 आता है। आपने देखा होगा कि अब तक हम 12 इंस्क्रिप्शंस जो है उसको थोड़ा सा समराइज कर चुके हैं और वहां पे हमने एक चीज देखी। हम जानते हैं कि राजा अशोक के कलिंग के वॉर के बाद ये सारा हृदय परिवर्तन हुआ और वो धम्म को स्प्रेड करने लगे। लेकिन शुरू के 12 इंस्क्रिप्शंस में कहीं पर भी कलिंग युद्ध का जिक्र नहीं है। अब जब हम 13th इंस्क्रिप्शन पे आ गए हैं, मैसेज पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें कलिंग जो युद्ध हुआ था उसका मेंशन देखने को मिलता है। वो बताते हैं कि कैसे 150,000 लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम हुई थी, नुकसान हुआ था, वो लोग मारे गए थे कलिंग के युद्ध में। और कैसे राजा अशोक जो हैं वो बहुत ही डीप पेन में हैं इन सारी किलिंग डाइंग की वजह से। इतने सारे लोग जो मारे गए हैं, इतने सारे लोगों की जो मृत्यु हो गई है, उन सबकी मृत्यु की वजह से राजा अशोक जो है उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो वो 13th मेजर रॉक एडिक्ट में यहाँ पर कलिंग वॉर जो है इसका बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, बार बार इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता हो कि हमारा जो इंस्क्रिप्शन नंबर 13 है वो इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें कलिंग वॉर का जिक्र मिलता है कि आखिर इतना जो चेंज अशोक के नेचर में आया है, राजा अशोक के नेचर में आया है, वो क्यों आया, राइट। इस 13th मेजर रॉक एडिक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक और चीज दी हुई है जिसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप सब फोकस करें। यहाँ पे राजा अशोक ये कह रहे हैं कि इवन जो जंगल में रहने वाले लोग हैं और पर्टिकुलरली वो लोग जो कि दूसरों को परेशान करते हैं, उनको भी पनिश कर सकते हैं राजा अशोक। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में ये लिखा हुआ है
कि हालांकि राजा अशोक जो हैं, मतलब राजा अशोक का नाम नहीं, लेकिन हालांकि हमारे देव नाम पिय पिय दसिन राजेन काफी रिमोर्स में है, काफी दुखी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है डिस्पाइट दिस रिमोर्स वो यहाँ पे लोगों को पनिश कर सकते हैं। उन लोगों को पनिश कर सकते हैं जो कि दूसरे लोगों को परेशान करते हैं या फिर किसी को मारते हैं या फिर किसी प्रकार से गलत काम करते हैं। यानी अगेन यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि राजा अशोक युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी सेना जो है या फिर जो जुडिशियल सिस्टम वगैरह था पनिशमेंट ही नहीं देंगे, वो एकदम पीसफुल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। राजा अशोक ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलत जाएगा तो उसको हम पनिश भी करेंगे, उसको यहाँ पे पनिशमेंट की पावर अभी भी मैं होल्ड करता हूँ, राइट। किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे व्यक्ति को पनिश करना अगर पड़ता है तो वो मैं करूंगा। और पीछे भी हमने एक इंस्क्रिप्शन में देखा, जब धम्म महात्मास का जो प्रिजनर्स के साथ कम्युनिकेशन है और कैसे वो प्रिजनर्स की लाइफ को बेटर बनाते हैं, वहां पे प्रिजनर्स का जिक्र था। इसका मतलब वो प्रिजनर्स पनिशमेंट से ही बने। पनिशमेंट देना वॉज देयर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पनिशमेंट भी नहीं दी जाएगी किसी को, जो जैसे करना चाहता है वैसा करे, ऐसा भी नहीं था। पनिशमेंट जो है उसका प्रोविजन अभी भी था। और राजा अशोक ने अपनी आर्मी को डिसबैंड भी नहीं किया था, बल्कि बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आता है, इनिशियली कोई बाहर से यहाँ पर अटैक करता है मौर्यन स्टेट के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा अशोक अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके युद्ध लड़ेंगे। लेकिन राजा अशोक कभी भी इनिशियल अग्रेसर नहीं बनेंगे, ऐसा राजा अशोक कहते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर जो इंस्क्रिप्शन को आप देख रहे हैं, 13th इंस्क्रिप्शन, ये काफी ज्यादा लंबा चौड़ा इंस्क्रिप्शन है। इसमें हमें कलिंग वॉर के बारे में तो पता ही चलता है, बट इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में धम्म विजय के बारे में भी बताया गया है। और धम्म विजय क्या है? धम्म विजय यानी कि धम्म की जीत। तो धम्म की जीत का क्या मतलब है? क्या धम्म की जीत होने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नेबरिंग किंगडम्स हैं अशोक ने उन्हें भी कैप्चर कर लिया? नहीं। धम्म की जीत का मतलब ये है कि जितने मेरे नेबरिंग किंगडम्स हैं या फिर दूर दूर तक जहाँ पे ग्रीक राजा एंटियोकस रूल करते हैं, जहाँ पर टॉलमी, एंटिगोनस, मैगस, अलेक्जेंडर का रूल फैला हुआ है, जहाँ तक चोल, पांड्या, ताम्रपर्णी रूल करते हैं, जहाँ पर कंबोजास, भोजास, पितनिकास, कालिदास, आंध्राज रूल करते हैं, वहां तक भी अगर लोग धम्म को फॉलो कर रहे हैं, धम्म के आइडिया को समझ पा रहे हैं और धम्म के आइडियाज को अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज इक्वल टू धम्म विजय। इसका मतलब धम्म की जीत हो गई है। यानी कि धम्म की जीत जो है वो बाउंड्रीज पर बेस्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि धम्म जो है वो सिर्फ अशोक की टेरिटरीज तक फैला हुआ है। अशोक कह रहे हैं अगर वो मेरी टेरिटरीज को क्रॉस करके दूसरे किंगडम्स के लोगों तक भी जा रहा है, वहां तक भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है, तो मेरे धम्म की जीत हुई है। ठीक है। तो ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये धम्म विजय हर जगह मुझे नजर आती है और ये मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी देती है। तो मैंने धम्म के आधार पर जीत हासिल की। मैंने युद्ध लड़के नहीं, मैंने धम्म के आधार पर जीत हासिल की है। और ये जो धम्म के आधार पर मैं जीत हासिल कर रहा हूँ, इसमें कोई नहीं मारा जाता, किसी की मृत्यु नहीं होती। एंड देन 14th मेजर रॉकेट एक्ट। 14th मेजर रॉकेट एक्ट हमें एज सच कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शंस हैं ये अलग अलग साइजेस में, अलग अलग लेंथ में, अलग अलग तरह के मटेरियल जैसे पिलर और पत्थरों के ऊपर लिखे गए हैं। अगर कोई भी मैसेज एक पर्टिकुलर 14 मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर गायब है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो उस मैसेज को लिखने वाला है, यानी कि स्क्राइब है। या तो स्क्राइब का फॉल्ट रहा होगा या फिर जहाँ पे वो इंस्क्रिप्शन लगाया गया उसका फॉल्ट रहा होगा। बेसिकली वो अ, एक एक डिस्क्लेमर सा दे रहे हैं, लेकिन वो आखिर में दे रहे हैं 14 मेजर रॉक एडिक्ट की सहायता से। तो ये 14 मेजर रॉकेटिक्स थे। और अगर मैं इनको क्लियरली कंक्लूड करूं तो हमें नजर आता है कि अशोक जो है वो एक वेलफेयर स्टेट का सपना देखते हैं। और ये जो वेलफेयर स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट को बनाने के लिए वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेते हुए नजर आते हैं। अशोक का जो धम्म है वो एक्चुअल में बुद्धिस्ट धम्म नहीं है, बुद्धिस्ट धम्म से बहुत अलग है। ये बात सच है कि अशोक जो थे वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे
और बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है उसको काफ़ी पसंद करते थे और अपने लेवल पर एज़ एन उपासक, एक ले डिवोटी के रूप में वो उसे फ़ॉलो भी करते थे। लेकिन अशोक जिस धम्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिस धम्म का प्रचार कर रहे हैं, वो धम्म एक ऐसा धम्म है जो हर आम व्यक्ति को समझ आता है। यानी हर किसी के प्रति रिस्पेक्ट होना, जेनरस नेचर होना, कभी किसी को परेशान ना करना, अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट अगर करते हो तो दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करना, टॉलरेंट और एक बेहतरीन सॉरी बेहतरीन सोसाइटी बनाना, यही अशोक का सपना है। सो दीज वर सम ऑफ द मैसेजेस जो अशोक ने यहाँ पर डिलीवर किए अपने इस इंस्क्रिप्शन के थ्रू। लेकिन अगर आप इन इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज को स्टडी करोगे, काफी जगहों पे अशोक जो है वो अपने से पहले के राजाओं को खुद से कंपेयर कर रहे हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। यहाँ पे काफी सारे हिस्टोरियंस हैं जैसे इवन रोमिला थापर, जिनका कहना है कि इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर काफी बार ऐसा भी लगता है मानो राजा अशोक जो हैं उनके द्वारा कलिंग के युद्ध में जो किया गया उस पर्टिकुलर चीज को वो किसी तरीके से क्लीन करना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं, ताकि इतिहास जो है वो उन्हें बुरे राजा के रूप में याद ना करे। और इसी वजह से शायद ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये एक बहुत बड़ा स्टेप रहे होंगे राजा अशोक का अपने आप को एक बेहतर रूलर के रूप में दिखाने के लिए, क्योंकि कई जगहों पे हमें राजा अशोक अपने आप को कंपेयर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये थी हमारा आज का वीडियो। पसंद आया है तो ज़रूर ज़रूर इसे बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको लाइन बाय लाइन इन मैसेजेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कुछ एरियाज जो मैंने अंडरलाइन किए थे वही आपके लिए महत्वपूर्ण है और उतना ही आपको रीड करना है। हमारे यूपीएससी के पेपर में कौन से इंस्क्रिप्शन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है उसके ऊपर पहले सवाल आ चुका है। जैसे पूछा गया था कि आखिर चोल चेर पांड्यास जो है इन स्टेट्स का जिक्र अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शंस में है, तो आप देखते हो कि सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में भी मौजूद है और ये हमारे आपके 13th मेजर रॉक एडिक्ट में भी उनका जिक्र हमें मिलता है। इसी तरह से कलिंग वॉर का जिक्र 13 मेजर रॉक एडिक्ट में देखते हैं। 12th मेजर रॉक एडिक्ट में हमें रिलीजियस टॉलरेंस का मैसेज हम देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो आप उनको ज़रूर याद रखें। इसी के साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर 50% डिस्काउंट चल रहा है और अभी नहीं तो कभी नहीं वो वाला सिस्टम है। अगर आप 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो जुलाई का जो ये महीना है इसको बिल्कुल ना जाने दें, क्योंकि अगर आपने अभी तैयारी शुरू कर ली तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 13 जुलाई तक आप यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन लें, मतलब लिमिटेड ऑफर है, 50% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी प्लस पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 13 जुलाई को 2024 को टारगेट करते हुए इंग्लिश में एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे। 50% डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस पर अवेल करने के लिए आप रेफरल कोड ARTI 1702 का यूज़ कर सकते हैं। अगस्त में प्राइस हाइक होने वाला है तो आप जुलाई में सब्सक्रिप्शन लें और जुलाई से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। Stay tuned. Thank you so much.